हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोल्ड स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी दिसंबर में हुए थे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर्स करना हल। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर के 1 से लेके 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो संतुलित समीकरण, देखिए ये हमारा समीकरण लिखा है, इसमें बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो बताइए ऑप्शन ए, सी, बी या डी। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 2.1 होता है हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को प्रबल अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी बताइए। तो ऑप्शन हमारा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि अम्ल प्रबल बल अम्ल के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं इसको। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन करते, उदासीनीकरण अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए ऑप्शन ए, बी या सी या डी। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वे अम्ल और वे लवण और जल का उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, क्या होता है जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, या फिर ऑप्शन बी ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है, या ऑप्शन सी ये बिना किसी अभिक्रिया के घुल जाता है, या ऑप्शन डी ये बिना किसी ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो है करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन तक हमारा हो गया है, तो चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, जब कार्बोक्सिलिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाता है। तो कौन सा यौगिक बनाता है, एस्टर यौगिक बनाता है। ठीक है, एस्टर यौगिक बनाता है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, पोषण की किस पद्धति में एक जीव दूसरे जीवित जीव को मारे बिना उन पर पोषण प्राप्त करते हैं। तो सबको पता है और ये बहुत ही इजी है, परपोषी जीव जो होते हैं ये होते हैं जैसे जू, ठीक है, जोक, ये सब क्या होते हैं जो हमारे शरीर के ऊपर से बिना मारे हुए हमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो परपोषी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये हम शुरू करते हैं अब 7th क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया शब्द किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट होगा। उद्दीपन के प्रति अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है वो हमारी प्रतिवर्तित क्रिया उससे संबंधित होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो। अब हमारा 8 क्वेश्चन है कि पादपों में बीजांड के उत्पादन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है। तो हमारा अंडाशय जो होता है, जब अंडाशय के अंदर ही तो बीजों का उत्पन्न होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अंडाशय। ठीक है, अंडाशय इज करेक्ट आंसर। अब है हमारा 9th क्वेश्चन, जब बिंब को फोकस बिंदु से परे रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए कौन सा प्रतिबिंब बनेगा हमारा उत्तल लेंस को जब हम उसको रखेंगे तो हमारा वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने साइंस का ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया गया होगा कि ये वास्तविक और उल्टा पिरामिड कैसे बनते। तो चलिए अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं आगे के। देखिए, तो 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आयु के साथ लेंस के कम लचीले होने से निकट दृष्टि प्रभावित होने से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो बताइए, जार, दूरदृष्टिता, कौन सी दृष्टि उत्पन्न होती है, जार, दूरदृष्टिता। तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, हमारा 11वां क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोधक पर
वोल्टेज दुगुना कर दिया जाए तो इसके माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा? तो बताइए, ये दुगुना होगा या ये आधा होगा या 3 गुना होगा या समान रहेगा? तो ये दुगना होगा जब हम उसको विभाग करेंगे तो विभव, ठीक है, दोगुना होगा। अब है हमारा 12th। एक पार्श्वक्रम परिपथ में यदि एक शाखा विफल हो जाती है तो अन्य शाखाओं में धारा का क्या होता है? तो बताइए। तो अन्य शाखाओं में क्या होता है? ये घटती है और क्या होता है ना, जब कोई भी ये घटती नहीं है, ना ये बढ़ती है, ना ये पूर्व रुक जाती, ये समान रहती है, ठीक है। क्या होती है? समान रहती है। तो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। ओके। 13वां क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो विद्युत शक्ति की होती है उसके लिए वो जो यहाँ पे लिखे गए हैं चारों ऑप्शन, वो कौन सा करेक्ट आंसर है? शक्ति धारा और वोल्टेज का उत्पादन है, या शक्ति प्रतिरोध के से स्वतंत्र है, या किसी परिपथ में शक्ति हमेशा स्थित रहती है, या शक्ति वोल्टेज और धारा का अनुपात है? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि शक्ति धारा और वोल्टेज का उत्पाद है, ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन है हमारा, जब किसी धारावाही चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल का अनुभव होता है। ये बल अधिकतम तब होता है जब चालक और चुंबक के क्षेत्र के बीच कोण होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो बीच में कोण होता है 90 डिग्री का। ओके, 90 डिग्री का। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए, इन सब के करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने पेपर में यही टिक किया होगा तो ज़रूर से ज़रूर आप 100% में से कम 60 अब तो लाए दे देंगे, ठीक है। तो आगे का भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, देखते हैं, और आप लोग चेक कर लेना कि आपने क्या किया है पेपर में, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन करते हैं, किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबक की क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो बताइए क्या होती है? ये वृत्ताकार और संकेंद्रीय होती है, या सीधा और समांतर होती है, या बाहर की ओर फैली होती है, या कृष्ट और अराजक होती है। तो वृत्ताकार और संकेंद्रित होती है, ठीक है। किसी परितंत्र में उत्पादकों की क्या भूमिका है? बताइए ए, बी, सी या डी? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हम 17वां क्वेश्चन करेंगे। 17वें से 20 तक कह रहा है कि ये प्रश्न 17 से 20 में 2 कथन दिए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन को ए से दर्शाया जाएगा और कारण को आर से। नीचे दिए गए ए, बी, सी और डी में से चुनाव कर इन प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो चलिए हम पहले 17 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभिकथन क्या है? एल्किल एक समजातीय श्रेणी बनाते हैं। 17वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है अभिकथन और कारण है। ये कह रहे हैं कि एल्किन एक समजातीय श्रेणी बनाते हैं जो सामान्य सूत्र CH2 द्वारा विशिष्ट होती है, और कारण है कि एल्किन में कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिबंध होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आप भी सोचिए और बताइए कि ये कारण सही है या अभिकथन सही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो अभिकथन ना वो सत्य है, परंतु कारण जो है वो गलत है, ठीक है। तो हम इस पर सी इसका आंसर लिखेंगे, सी, ठीक है। सी लिखेंगे कि जो इसका अभिकथन है मतलब ये सही है, और जो ये कारण है, क्या ये जो कारण है ये गलत है। ओके, तो 7वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 17वां क्वेश्चन। तो अब हम 18वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये भी 17वां की तरह ही है। चलिए पढ़ते। अभिकथन, मटर के पौधे में लंबाई और बौनेपन जैसे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत मिलते हैं। ये है हमारा अभिकथन। और कारण कहता है जब एक समयुग्म लंबे मटर के पौधे को बौने मटर के पौधे के साथ संकरण किया जाता है तो F1 पीढ़ी में माध्यम आकार का मटर का पौधा प्राप्त होता है। तो बताइए इसका ऑप्शन भी हमारा सी ही है कि अभिकथन सही है और कारण गलत है। ओके, अब हम 19वां क्वेश्चन करते हैं।
अब हम 19वां क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन भी हमारा अभिकथन और कारण वाला है कि कह रहे कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को आसानी से अपने अंदर से प्रभावित नहीं होने देते हैं, और कारण है कि कुचालन में इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा ए। अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन हमारा ए होगा कि इसका जो कारण है और जो ये कथन है ये दोनों बहुत ही सही है। इसका स्पष्टीकरण भी अच्छे से किया गया है। ठीक है, अब 20वां करते हैं। 20वां अभिकथन अजैविक निम्नीकरण सामग्रियों पर्यावरण प्रदूषण में योगदान नहीं करती हैं, और कारण है कि ये सामग्रियां बिना टूटे लंबे समय तक पर्यावरण में रहती हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सत्य है अभिकथन परंतु कारण अभिकथन असत्य है परंतु कारण हमारा सत्य है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जो हमारा ये अभिकथन है, ये जो कहा है अभिकथन, ये हमारा गलत है और कारण सही है। ठीक है, तो आप पेपर में ऐसे डी लिखकर ए लिखकर लिख भी दोगे तो भी समझ जाएंगे। बाकी आप पूरा अच्छे से लिखोगे। इस वाले क्वेश्चन में सभी लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए, और अगर ना समझ में आए ना तो कमेंट में ज़रूर करके बताइए। ठीक है, बाकी आप पेपर में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर पूरा की पूरा ये जो अभी कारण सत्य है और ये पूरा लिखोगे। ठीक है, एक चीज़ ABCD करके नहीं डालोगे, ताकि टीचर को समझने में पढ़ने में और भी अच्छे से समझ में आए कि बच्चे को ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक के सभी सेक्शन ए के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम सेक्शन बी का स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा अति लघु उत्तर होता है। ठीक है, जो कि सभी 2-2 नंबर के होते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है हमारा, एक प्रयोगशाला प्रयोग के समय कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए और बताएं कि वास्तविक जगत अनुप्रयोगों में इस अभिक्रिया का क्या महत्व है। ठीक है, तो हमें इसमें एक समीकरण लिखना है और एक इसकी विशेषता बतानी है कि मतलब इसका महत्व क्या है, कि हम इसका उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आंसर लिख दिया है। आप सबसे पहले इस कैल्शियम कार्बोनेट का फिर ऐसे करके लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको संतुलित कर देंगे। ठीक है, ये वाला समीकरण आप अच्छे से लिखोगे, पेपर में याद करके जाना। ठीक है, ये वाला पेपर तो हो गया है, फाइनल अभी होने वाला है, जो कि फरवरी में होंगे। बाकी आप इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। और इसका एक मैंने लिख दिया है कि विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जैसे सीमेंट का निर्माण। ठीक है, अगर हम कोई भी उद्योग कर रहे हैं तो उसके अंदर ये हमारा समीकरण यूज़ होता है। ठीक है, ये है हमारा आंसर, जो कि 1 नंबर का ये 1 नंबर का ये, तो 2 नंबर आपके 100% कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर के भीतर परिवहन में प्लाज्मा का भूमिका की क्या भूमिका निभाता है, और प्लाज्मा परिवहन करने वाली 2 पदार्थों के नाम बताइए। तो यहाँ पे हमें मानव शरीर के अंदर में प्लाज्मा की भूमिका के बारे में बताना है। तो ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों के लिए कि रक्त प्लाज्मा की मुख्य भूमिका पोषक तत्वों हार्मोन और प्रोटीन के शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाता है जहां इनकी ज़रूरत है, और परिघटक RBC W, और यहाँ पे इसका उदाहरण में है हमारा परिघटक RBC और WBC और प्लेट्स। ये हम 22वें का आंसर है, जो कि आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा से पढ़ना है तो बता दीजिए। रक्त प्लाज्मा की मुख्य भूमिका पोषक तत्वों हार्मोन और प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाता है जहां इनकी ज़रूरत है। और इसने बोला था कि क्वेश्चन में बोला गया था कि पदार्थों का नाम भी बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि पदार्थों के 2 नाम बताइए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है RBC और WBC और प्लेट्स। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है हमारा कि ए या बी में से किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, कार्बन कई तत्वों के साथ स्थिर आबंध बनाने में सक्षम क्यों है, 2 कारण बताए। तो जो कार्बन है वो कई तत्व बनाने में कैसे सही है, तो इनके 2 कारण लिखने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला कारण, श्रृंखला और चतुसंयोजक छोटा आकार। ठीक है, आप इन सब को लिखकर, श्रृंखला क्या होती है, चतुसंयोजन और छोटा आकार, इन सब को लिखकर अच्छे से इसको क्या करेंगे, अच्छे से लिखकर इसको स्पष्ट कर देंगे। थोड़ा सा 2-3 लाइनों में इसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे देंगे। ठीक है, इनकी परिभाषाओं को बता देंगे।
तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, समजातीय श्रेणी की अवधारणा को स्पष्ट करें और एक समजातीय श्रृंखला के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा, चाहे आप ये वाला करिए चाहे ये वाला करिए। ठीक है, तो मैं दोनों के आंसर आपको बता देती हूँ। तो हमारा बी का आंसर है देखिए ये रहा, दिख रहा होगा आप लोगों को। समजातीय श्रृंखला समान कार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुण वाले यौगिकों का एक अनुक्रम है जिसमें श्रृंखला के सदस्य उनमें मौजूद दोहराई जाने वाली इकाइयों की संख्या के आधार पर भिन्न होते हैं। ठीक है, HCH2। तो ये है हमारा समजातीय श्रृंखला समान का कार्यक्रम। ठीक है, और ऊपर वाला भी। तो ये 23वें का आंसर हो गया पूरा, चाहे आप ए करिए चाहे बी करिए। ठीक है, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ पेंसिल से आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ये तो मैंने किसी से मांगा था, ये। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं करेक्ट आंसर अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए 24वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न तालिका को पूरा करिए। तो कह रहा है जल अनुवर्तन क्या का उद्दीपन क्या है और उदाहरण लिखिए। तो इसका हम सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट में हमारा आएगा पानी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पानी, वाटर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि इसका उदाहरण, दूसरे में क्या आएगा, जड़ का हिलना। ठीक है, हम जड़ का हिलना भी लिख सकते हैं, या पौधों में वृद्धि, ये भी एक तरह से सही है, बट करेक्ट आंसर इज जड़ का हिलाना। ठीक है, जड़ का हिलाना। अब तीसरे में आएगा रासायनिक अनुवर्तन में लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे रसायन। अगर कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो इसमें लिख सकते हैं रसायन, नहीं तो रसायन। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं, चौथे में आएगा हमारा पराग नालिका की वृद्धि, पराग नालिका की वृद्धि। ठीक है, मैं आप लोगों का आंसर भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 2 3 का क्या है। ठीक है, चलिए अब 25वां क्वेश्चन करते हैं। 25वां क्वेश्चन विकल्प 1 या 2 में से किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, यदि एक विषम युग्मी लंबे पौधे ठीक है, टी को दूसरे विषम लंबे पौधे टी के साथ संकरण कराया जाता है तो क्या होता है, संतानों के संभावित जीनोटाइप्स क्या है, या फिर एक छोटा पौधा प्राप्त करने की संभावना की गणना कीजिए। ठीक है, तो पहले का आंसर आप देखिए, अगर ये होगा तो टी प्लस टी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका अनुपात हमारा बन जाएगा ये 1.2 और 2। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं किसवे के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये हमारा 1.2 और 2 हो जाए 1 हो जाएगा, सॉरी 1। ठीक है, और बी का आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। एक छोटा पौधा प्राप्त करने की संभावित गणना कीजिए। तो हम लिखेंगे इसका 1/2, सॉरी 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4। और अथवा में मनुष्य में लिंग निर्धारण की व्याख्या करें। तो मनुष्य में ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है ना, उसे करना है। ठीक है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण का हम पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके अंदर। देखिए मनुष्य नर विषम लैंगिकता प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य में नर मतलब XY, ठीक है, 2 अलग अलग प्रकार के युग्म X और Y उत्पन्न करते हैं। मानव मादा, जो हम लड़कियां होती हैं ना मादा, उनमें XX होता है। केवल एक प्रकार के युग्म उत्पन्न करती हैं जिसमें X गुणसूत्र होते हैं। बच्चे का लिंग नर युग्म के प्रकार से निर्धारित होता है जो माता युग्म के साथ जुड़ता है। यदि निषेचन करने वाले सूत्र गुणसूत्र हैं तो उत्पन्न होने के हैं। यदि उत्पन्न होने वाला बच्चा शुक्राणु में लड़की, अगर वो X है तो लड़की, अगर जो X है तो लड़की होगी, और यदि निषेचन करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो होने वाला बच्चा लड़का होगा। इसलिए ये संयोजन की बात है कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है कि निषेचन करने वाले शुक्राणु में XY गुणसूत्र होने की समान संभावना है। इस प्रकार ये शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना है जो बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है। तो देखिए सब लोग कहते हैं ना कि वो मतलब कि जो
पुराने ज़माने के ख़यालात वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, जो भी चाहिए तो उसमें माता की गलती होती है, माता की। लेकिन ऐसा होता नहीं। असल में जो सूत्र होते हैं वो लड़कों पर डिपेंड करते हैं कि लड़का हमें एक्स गुणसूत्र प्रदान करेंगे या कि वाई करेंगे। तो अगर लड़कों में एक्स वाई दोनों होते हैं, ठीक है, लड़का लड़की का, लेकिन लड़की में सिर्फ माता का होता है, तो एक्स एक्स होता है जो कि लड़के को होता है, और एक्स वाई मिलते हैं तो ये लड़के का गुणसूत्र हो गया, ठीक है। तो ये पूरा निषेचन है जो यहाँ पे पूछा था कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की व्याख्या बताए कि एक महिला कैसे गर्भवती होती है, उसका पूरी प्रक्रिया बतानी थी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो एक्स वाई हैं ये हमारे माता में एक्स एक्स होते हैं और वाई में लड़कों में एक्स वाई होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गुणसूत्र होते हैं। और अगर एक्स होगा तो वो लड़की होगा और अगर एक्स वाई होगा तो वो लड़का होगा, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल इतना समझिए। तो चलिए हम अब 26वें क्वेश्चन को करते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? और दूसरा क्वेश्चन है कि दर्पण में बिंब की दूरी की तुलना दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी से कैसे की जाती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले समतल दर्पण का पूरा एक आप लोग अपने माइंड में या फिर रफ कॉपी में बनाकर याद करने की कोशिश भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। देखिए, आभासी और सीधा प्रतिबिंब और पार्श्व उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा बिंब में। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है जो कि कह रहा था कि दर्पण में बिंब की दूरी तुलना दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी को कैसे करती है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वस्तु दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। जितनी वस्तु की दूरी होगी जितने के उतना ही दर्पण के प्रतिबिंब की भी दूरी होगी, ठीक है। तो ये हमारा 26वां क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, मैंने दिखा दिया है आप लोगों को, देखिए ध्यान से, ठीक है। 27वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन सी का है। पहचाने कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है। ए, मैग्नीशियम रिबन हवा में जलता है। बी, और लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलर में डुबोया जाता है। तो इनमें होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखें, ठीक है। तो इन तीनों की क्या करनी है, हमें रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। देखिए थम्सल अपघटन भी कह सकते हैं इसको। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट सीधा हीट करेंगे तो हमारे चूना निर्माण होगा, ठीक है, चूना बनेगा। और उसने बोला मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब हम जलाए तो ऑक्सीजन बनता है, ये संयोजन अभिक्रिया भी है, ठीक। और बोला था कि लोहे को जब हम कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो एफ, देखिए सल्फेट का क्या होता है, एफ, आप लोगों को पता है Fe और कॉपर Cu और एस सल्फेट हमारा SO हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी अभिक्रिया देखिए विस्थापन अभिक्रिया है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी हर बार पूछा जाता है, घुमा कर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 27वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, ठीक। ये हो गया हमारा 27वां क्वेश्चन। तो आगे बढ़ें, देखिए ABC, ठीक है, 27वां क्वेश्चन। तो 28वां क्वेश्चन क्या है हमारा, समजातीय श्रेणी के, देखिए ये रहा हमारा 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि समजातीय श्रेणी के तीसरे और चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए जिसका पहला सदस्य एथाइन है, ठीक है। तो इसका आणविक सूत्र लिखना है। तो देखिए आणविक सूत्र हमारा ये रहा, ठीक है, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। आणविक सूत्र बहुत बार पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन हमारा CnH2n, ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से आप पूरा लिखिएगा। अब क्वेश्चन बी कि प्रकार्यात्मक समूह शब्द को परिभाषित कीजिए। प्रकार्यात्मक समूह को पूरे अच्छे से हमें बताना है। विशिष्ट परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी का कार्बनिक अणु के भौतिक और रासायनिक सूत्रों को निर्धारित करता है उसे कार्यात्मक समूह कहा जाता है, ठीक है। जो किसी परमाणु या परमाणुओं का किसी कार्बनिक में कितना भौतिक है कि रासायनिक है, उनके क्या गुण धर्म है, उसके बारे में पूरा अच्छे से बताता है, वही हमारा होता है कार्यात्मक समूह, या कि यहाँ पे जो लिखा कि प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है।
तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब तीसरा पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का अलग समजातीय श्रेणी सदस्य लिखिए। तो इसमें देखिए, इसमें ये जो श्रेणी है ना, ये गलत लिखा हुआ है नीचे, तो यहाँ पर सही सही लिखना है आप लोगों को। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है उसका आएगा C6 और H12, ठीक है। उसी तरीके से B4 और H6, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम 29वां क्वेश्चन करते हैं। 29, पादप हार्मोन्स क्या हैं? एक पादप हार्मोन्स का नाम लिखिए। चलिए अब हम 29वां क्वेश्चन करते हैं कि जो कि पादप हार्मोन्स क्या है। एक पादप हार्मोन्स का नाम बताना है, ठीक है। पौधे की वृद्धि का संवर्धन करता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो इसमें बताना है कि पादप, सबसे पहले बताएंगे पादप हार्मोन्स क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि आंतरिक कारणों जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं इसे ही पादप हार्मोन्स कहते हैं। कि ये जो हमारे पौधे हैं वो कितने विकसित होंगे, कितने बढ़ेंगे, वो सब क्या करते हैं? पादप हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। और इसने बोला कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। और कोशिका विभाजन को कौन से एसिड प्रेरित करते हैं? तो एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिक, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पादप हार्मोन्स के ये हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले एसिड। देखिए, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। तीसरा, विकल्प 1 या 2 में से किसी एक का उत्तर देना है। तीसरा क्वेश्चन का है, मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए मटर को क्यों चुना? 2 कारण बताए कि जो मेंडल थे उन्होंने अपने परीक्षण के लिए क्यों चुना मटर को। तो ये रहा उसका उभयलिंग फूल, ठीक है, स्वपराग और दृश्यमान विपरीत लक्षण, अध्ययन में आसान। लिंग फूल था, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ये उभयलिंग फूल था, स्वपराग था और दृश्यमान था, विपरीत लक्षण भी थे, और ये अध्ययन करने में उनको आसानी भी हुई। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मटर को चुना था, ठीक है। 2 कारण बताना था, मैंने कई कारण लिख दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडल द्वारा अपने परीक्षण के लिए उपयोग किए गए मटर के 2 विपरीत दृश्यमान लक्षणों की सूची बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम सूची बना सकते हैं इनके कि फली का रंग जो था और बीज का आकार, ठीक है। फली का रंग और बीज का आकार, ओके। पहला और दूसरा दोनों हो गया। तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम सेकंड सेक्शन करते हैं। दूसरा, नीचे दी गई तालिका के मनुष्य में 2 लक्षणों की जीनोटाइप और फेनोटाइप को दर्शाती है। तो यहाँ पर पूरा लिखना है। आँखों का रंग कैसे होगा कि पूरा, तो देव जिसकी आंखें काली, ठीक है, त्वचा का रंग गहरा है, ने भूमि से विवाह किया, उनकी आंखें नीली और त्वचा का रंग गोरा है। तो उनकी संतानों को स्वाभाविक फेनोटाइप्स और जीनोटाइप का क्या बोलते हैं, क्या होंगे, क्रॉस दर्शाइए। तो देखिए, ये रहा बच्चा कैसा होगा, पूरा क्रॉस बनाना है। देविका, भूमिका, BBF इस तरीके से लिखकर फिर उसके बाद आप इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फेनोटाइप्स का सभी काली आंखें और गोरे, ठीक है। शरीर उनका गोरा होगा और आंखें जो होगी काली होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। देखिए, सभी काली आंखें और गोरे, ठीक है। फिर से दिखा दूँ, देखिए। चलिए अब हम करते हैं 31वां क्वेश्चन। किसी छात्र ने 20 किलोमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके किसी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की बिंब के प्रतिबिंब को पर्दे का फोकसित कर लिया। यदि बिंब दूरी 20-30 सेंटीमीटर है तो लेंस सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब दूरी तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो ये रहा हमारा आंसर। सबसे पहले जो दिया है, ऊंचाई हमारा 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और हमारा 30 सेंटीमीटर भी, ठीक है, बिंब की दूरी। तो हम यू से दर्शाते हैं। तो लेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, आपको पता है, आप लोगों को अगर याद हो तो।
फिर हम इस तरीके से लिख के उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आवर्धन करेंगे ऊंचाई, फिर उसके बाद बटे में करके इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद हमारा आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, हमारा 10 सेंटीमीटर निकला, और हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी थी वो 1 में, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 में 20 आएगा। ठीक है, और इसका 10 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हो गया हमारा 31 क्वेश्चन। ठीक है, 31 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 32वां क्वेश्चन करते हैं। 32वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज शॉर्ट सर्किटिंग या फिर ओवरलोडिंग के कारण सर्किट और उपकरणों को संभावित क्षति से कैसे बचाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। और सेकंड है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसे परिपथ में कैसे जोड़ता है। ठीक है, और हमारा थर्ड क्वेश्चन के 1 एम्पियर की परिभाषा लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर सबके अच्छे से लिख दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन, क्षति कैसे पहुंचाता है। इस क्षति को रोकने के लिए लाइव वायर ने फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है। फ्यूज़ वायर इतना गर्म हो जाता है कि वह पिघल जाता है और लाइव वायर में गैप पैदा हो जाता है और सर्किट अधूरा रह जाता है, इसलिए करंट प्रवाहित नहीं होता है और उपकरण बच जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हमारा। दूसरा क्या बोला, दूसरा हमारा बोला था कि विद्युत धारा को किस तरीके से परिघट से हम जोड़ते हैं, तो एमीटर श्रृंखला में। ठीक है, क्या किस में जोड़ते हैं, एमीटर श्रृंखला में। तीसरा क्वेश्चन है एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, 1 एम्पियर प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से बनाता है। ठीक है, तो देखिए 1 एम्पियर, आप इस तरीके से पूरा सूत्र लिखेंगे, मैंने लिख दिया है। थोड़ा अच्छे से आप लोग भी पढ़िएगा और लिखिएगा। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव तक ऊर्जा और पोषण तत्वों का रैखिक प्रवाह है। ठीक है, तो ये हमारा खाद्य श्रृंखला है कि एक जीव से दूसरे जीव तक दूसरा जीव खाएगा, फिर उसको कोई और खाएगा, फिर उसको कोई और खाएगा, ये हमारे खाद्य श्रृंखला हो गए। लेकिन खाद्य जाल को कई अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं और जीवों के बीच संबंधों का संयोजन कहा जाता है। ठीक है, और ये भूखमरी के कारण मेढक की जनसंख्या कम हो जाएगी और घास की जनसंख्या बढ़ जाएगी। जो लास्ट का क्वेश्चन हमारा पूछा था कि इसकी आबादी कम हो जाएगी तो क्या होगा, है ना। तो और इसके क्या होगा, भूखमरी के कारण मेढक की जो जनसंख्या होगी वो कम हो जाएगी और घास की जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम 34वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 34वां क्वेश्चन का ए ऑप्शन में ए है हमारा। क्या कह रहा है कि उभय धार्मी ऑक्साइड से क्या तात्पर्य है। निम्नलिखित में से उभय धार्मी ऑक्साइड में चुने गए ये जो हमारे रासायनिक सूत्र हैं, ठीक है, ये बताने हैं। और दूसरा है कि सोडियम और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और तीसरा है इसके अंदर सोडियम और ऑक्सीजन के संयोजन से बने यौगिकों के 2 सामान्य गुण बताइए। ठीक है, तो ये जो कहा था कि उभयधर्मी ऑक्साइड का तात्पर्य बताना है हमें, तो हम लिखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों ऑक्साइडों के बीच में व्यवहार करते हैं। ठीक है, पहले का हमारा हो गया। और ये देखिए इतना बड़ा जो लिखा हुआ था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा इस तरीके से कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। ठीक है, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे पहले 2, 8, 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 8, 9, 10, 11 होता है सोडियम का और ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 और 6। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और सोडियम और तीसरा क्वेश्चन सोडियम ऑक्सीजन के बीच में संयोजन यौगिक के 2 सामान्य गुण बताने थे, तो उसका सामान्य गुण हमारा यौगिक ठोस यौगिक उच्च गलनात्मक और अच्छा चालक। ठीक है, ये है इसके गुण कि ठोस यौगिक होगा, उच्च गलनात्मक होगा और अच्छा चालक होगा। ठीक है, तो ये हमारा 34 क्वेश्चन का आंसर है। अच्छे से देखिए और समझिए। बी हमारा है क्या होता है जब समझने के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखे जाते हैं तब। कह रहा है कि सीन बार मतलब पारा का अयस्क को गर्म किया जाता है। हमें इसका क्या लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है। ये लिखा है CuO और CuS के मिश्रण को गर्म किया जाता है, इसका भी लिखना है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है और आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ अपचित किया जाता है और जिंक सल्फाइड का भर्जन होता है। तो ये सभी हम लिखेंगे, इन सभी के
रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो देखिए ये लिखा है मैंने, सबसे पहले लिखा है कि पारे को जब गर्म किया जाता है तो रासायनिक सूत्र ये बनेगा, और जब CuTO को और सी कॉपर और सल्फेट को गर्म किया जाता है तो रासायनिक सूत्र ये बनेगा, और जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाएगा तो रासायनिक सूत्र हमारा ये बनेगा, और जब आयरन और एल्यूमिनियम को ऑक्साइड को गर्म किया बनाया जाएगा, अपचित किया जाता है तो ये बनेगा, और हमारा लास्ट की जिंक सल्फाइड का अपभर्जन होगा तो ये वाला हमारा समीकरण बनेगा। तो चलिए अब हम 35 क्वेश्चंस का करते हैं, 35वें क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो पहला कह रहा है कि ब्रोफिलम और राइजोपस में देखे गए प्रजनन की विधि को बताइए और व्याख्या करिए। और दूसरा, ये जो खंडन और पुनर्जनन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी अंतर बताना है, ठीक है। तो पहला हम करते हैं। तो देखिए मैंने लिख रखा है सभी के आंसर अच्छे से। बायोफिल्म में वनस्पति प्रजनन पत्तियों के माध्यम से होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्रजनन जो होता है वो पत्तियों के माध्यम से होता है। और बायोफिल्म की पत्तियों में आकस्मिक कलियां होती है, और जो होता है ना, इसमें एक आकर्षित करने वाली एक बहुत ही अच्छी सी कलियां होती हैं जो वनस्पति प्रजनन में सहायता करती हैं, जो पत्तियों के किनारे पर स्थित होती है। क्या होती है, पत्तियों के किनारे पर एकदम स्थित होती है, और खांचे हुए स्थान होते हैं जहाँ आकस्मिक कलियाँ उगती हैं, और फिर इन कलियों से एक नया पौधा बनता है, ठीक है। उन कलियों से ये क्या हो जाता है, फिर एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। बीज अणु निर्माण में राइबोस वोल्ड मतलब कि स्पोरियम के अंदर बीजाणु अंग बनता है। बीजाणु बनता है जब बीजाणु बाहर निकलते हैं और अधिक मोल्ड फैलने के लिए तैयार होते हैं, तो ये इस पे स्पोरिस टूट जाता है और बीजाणु बाहर निकल आते हैं। देखिए जो बायोफिल्म होगा ये कलियों के द्वारा एक नया पौधे का निर्माण करेगा, लेकिन ये जो हमारा कि राइजोपोस है ना, इसके अंदर पूरा बीजाणु निकलेंगे, मतलब बीज निकलेंगे, फिर बीज में से पौधा निकलेगा। तो ये पूरा एक अलग प्रक्रिया होगी। तो ये इन दोनों के बीच के अंतर बताना था और नाम बताने थे। तो देखिए ये हो गया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारा खंडन और पुनर्जन्म, ठीक है। पुनर्जनन के बारे में बताना है और उनके बीच की बताना है। जब विखंडन और अलौकिक प्रजनन की प्रक्रिया है, तो जहाँ प्रत्येक टुकड़ा एक अलग बीज बनाने के लिए बढ़ता है, तो वहीं पुनर्जनन स्पाटक प्रक्रिया है, जब एक खोए हुआ शरीर के हिस्से को फिर से विकसित या पुनर्जीवित करता है। तो देखिए जो हमारा विखंडन होगा ये क्या करता है, ये तोड़ के आगे बढ़ता है, ठीक है। जैसे हमारा अमीबा है, अमीबा पहले ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे कट के बढ़ता है। लेकिन ये जो पुनर्जनन में हम छिपकली का उदाहरण ले सकते हैं। जब छिपकली डर के मारे अपना पूंछ काट देती है अपने मर्जी से, तो वो एक अपना फिर उसके बाद वही पूंछ वहीं से स्टार्ट हो जाता है उसका दोबारा से पूंछ निकलना। तो ये कह सकते हैं पुनर्जनन, ठीक है। तो खंडन अमीबा हो सकता है और पुनर्जन्म छिपकली का आप ले सकते हो। स्टार्ट। तो ये हमारा पहले का हो गया, ठीक है। अब हम सेक्शन इसका एक करते हैं। देखो, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण देना है, कायिका प्रबंधन किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ बताने हैं, और फूल वाले पौधों को पराग के 2 वाहकों का उल्लेख बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। ये रहा। सबसे पहले एक लिंगी पुष्प का उदाहरण हमारा पपीता भी हो सकता है और तरबूज भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कायिका प्रबंधन क्या होती है। कायिका प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे का कोई भी कायिका भाग, जड़, तना या पत्ती उपयुक्त परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देता है, ठीक है। तो ये चाहे ये पौधा जब उगता है तो चाहे ये जड़ से निकल जाए, चाहे तने से निकल जाए, चाहे पत्तियों से निकल जाए, ठीक है। तो ये नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कायिका प्रबंधन। इनके 2 लाभ क्या होते हैं, कम अंतराल में बड़ी संख्या में पौधे प्राप्त होता है, बहुत ही कम समय में ये बहुत ही घने और बहुत ही सारे हो जाते हैं। और दूसरा लाभ है कि बीज रहित पौधे का प्रबंधन संभव हो जाता है, और बिना बीज के ये पौधे कहीं भी किसी भी रूप कहीं से भी निकल, तना, जड़, तना, पत्तियां कहीं से भी निकल जाते। तो ये क्या है, हमारा कायिका प्रबंधन। और दूसरा था फूल व पानी में पराग के 2 भागों का। तो इसका हो गया हमारा, स्टॉप कर सकेंगे। मानव नेत्र में पेशियों का महत्व और परितारिका का कार्य लिखना है, ठीक है। ये हमारा 36वां क्वेश्चन का ए है। तो देखिए आँखों में लेंस के आकार को बदलने के लिए और फोकस करने में मदद करने के लिए, और आइरिस एक गहरा पेशी आकार, ठीक है, आरेख जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो ये हमारे परितारिका का कार्य हो गया। और जब पूछा था मानव नेत्र में परिपेशी का महत्व, तो ये हमारे फोकस दूरी को बदलने के लिए और अच्छे से देखने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी होता है।
दूसरा बी में क्या पूछा जा रहा है कि जारा दृष्टि दूर दृष्टिता दोषी से पीड़ित व्यक्ति को वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। तो हम लिखेंगे द्विफोक्सित लेंस। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस जो होता है हमारा उसकी ज़रूरत होती है। तीसरा सेक्शन क्या कह रहा है, तीसरा प्रिज्म के प्रकाश के निम्न को परिभाषित कीजिए, अपवर्तन कोण और आपतन कोण। तो प्रकाश की सी का पहला का आंसर है हमारा, प्रकाश की अपरिवर्तित किरणें द्वारा आपतन बिंदु पर सतह के अभिलंब के साथ बनाया गया कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, पहला ये हो गया। और दूसरा हो गया आपतित प्रकाश किरण द्वारा आपतित बिंदु पर दृष्टि के अभिलंब की बनाया जा गया हो कोण अपतन कोण कहलाता है। तो ये आपातित कोण हो गया और ये अपतन कोण हो गया। ठीक है, तो ये अच्छे से हो गया। तो 36वें का फर्स्ट का पूरा हो गया। तो हम सेकंड का करेंगे, श्वेत प्रकाश के विलक्षण को परिभाषित करें। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर यहाँ पर। पारदर्शी कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण 7 प्रकार जो हम रेमो कहते हैं, रेनबो है ना, आपने देखा होगा इंद्रधनुष के तरीके से बहुत सारे अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, तो वही होता है प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, तो क्या उस रंग का रोक दी थी नहीं, ये हो गया। बी करते हैं। देखिए, प्रकाश के उस रंग का नाम बताइए जो कांच के प्रिज्म से गुजरते समय सबसे अधिक और सबसे कम झुकता है। प्रकाश के विक्षेपण का कारण लिखिए। तो हमारा सबसे बैंगनी और लाल है, जो कि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है, सबसे अधिक झुकता है, और लाल हमारा है जो सबसे कम झुकता है। ठीक है, और ये हमारे बताना था कि इसका कारण क्या होता है। तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों की अपवर्तन माध्यम में अलग अलग गति होती है, इसलिए वे प्रिज्म के अंदर अलग अलग कोणों से मुड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका कारण। तो अब हम सी करते हैं। कोई तारा कभी कभी अधिक चमकता है और कभी कभी फीका दिखाई देता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इस प्रभाव को क्या कहते हैं और इसका प्रभाव का कारण बताइए। तो देखिए, इसका एक तारा कभी चमकीला दिखाई देता है और कभी कम चमकीला दिखाई देता है, इस प्रकार को डिमडिमाना प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमडिमाना प्रभाव कहते हैं। ये प्रभाव वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। हमारा वायुमंडलीय लगातार गतिशील रहता है और तारों से आने वाले प्रकाश अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाते हैं, जिससे वे डिमडिमाते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा 36वां पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम 37वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 36वां क्वेश्चन तक हमारा पूरा अच्छे से हो गया है। एक किसान ने अपने खेत के विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए 5 अलग अलग मिट्टी के नमूने का पीएच परीक्षण किया। ठीक है, पीएच इस प्रकार था कि नमूना ए का पीएच मान हमारा 4.5 है, नमूना बी का 13.8 है। ठीक है, तो 12.2, 7.0 और 2. तो नमूने के मूल्य के आधार पर पहचाने कि कौन सी मिट्टी के नमूने क्षारीय हैं। और दूसरा बोला कि अम्लीय मिट्टी में फसलों की वृद्धि में सुधार के लिए आप किसानों को क्या सुझाव देंगे? आते हैं अभी। तो देखिए, नमूना बी और सी ये क्या है? हमारे मिट्टी के क्षारीय। जो नमूना ए बी है और नमूना सी है, मतलब कि बी और हमारा सी ये क्या है? क्षारीय। दोनों हमारे क्षारीय हैं। ठीक है, क्षारीय। और दूसरा बोला कि मिट्टी में वृद्धि किसानों को सुझाव देना है। ठीक है, तो इसमें हम सुझाव दे सकते हैं कि उदासीनीकरण के लिए मूल पदार्थ को मिलाना, कि उदासीनीकरण का होता रहे तो हम मूल पदार्थों को उसमें मिश्रित करते रहें। ठीक है, अब सी बोल रहा है, इमली और नेटल का डंग में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। कि इमली में कौन सा अम्ल होता है और नेटल में कौन सा अम्ल होता है, तो इसको नाम बताना है। तो इमली में हमारा होता है टार्टिक एसिड और नेटल में हमारा होता है मेथेनोइक एसिड। ठीक है, और फोर्थ हमारा है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए परीक्षण का उल्लेख करें। तो देखिए,
कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और ये पॉप ध्वनि में जलती है। पॉप सी आवाज़ आती है, पॉप, जब ये ध्वनि उत्पन्न होती है ना तो पॉप सी आवाज़ आती है, तो ये ध्वनि में उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन गैस के निकलने के कारण ये ध्वनि उत्पन्न होती है। तो 37 को अब ये हमारा 37 भी हो गया है, ठीक है। तो अब हम 38वां क्वेश्चन करेंगे। 38वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये सभी क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के हैं। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव का रख रखाव कार्य तब भी चलता है रहता है जब वे कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकते हैं। वे प्रक्रियाएं जो मिलकर जीवन के रख रखाव का कार्य करती हैं ये प्रक्रम कहलाती है। ये प्रक्रम पोषण, श्वसन और परिवहन और उत्सर्जन है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 2 प्रकार के पोषण के नाम बताइए। दूसरा, हम खाना खाते हैं, हमारी पेशीय कोशिकाओं में अवश्य श्वसन के दौरान इस भोजन का क्या होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कौन से लिखेंगे कि पोषण के जो नाम बताए थे, तो स्वपोषी और विषमपोषी होता है। क्या होता है? स्वपोषी और विषमपोषी। और हम खाना खाते हैं तो कौन सी भोजन क्या करता है? तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है भोजन हमारा? लैक्टिक एसिड और उस ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। अब इसका हम थर्ड करेंगे। थर्ड, वाष्पोत्सर्जन क्या है? ये भी हर बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? ये पौधों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो वाष्पोत्सर्जन का आंसर देखिए, वाष्पोत्सर्जन पौधों में पानी के परिवहन के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए कहा जाता है। ये हमारा क्या होता है? पौधों में पानी को ले जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है और ये सीधे सूर्य के प्रकाश में गर्मी के अपव्यय में सहायता कर सकता है। और वाष्पोत्सर्जन पौधों में जड़ों और तनों पौधों के ऊपरी हिस्से तक पानी की आपूर्ति करने में मदद करता है, जिससे पौधों के सभी हिस्सों में पानी वितरित होता है, ठीक है। पौधों के सभी हिस्से में पानी डालता है, पौधों की वृद्धि करता है, उसको ऊर्जा में मदद करता है। तो ये सभी क्या होते हैं? वाष्पोत्सर्जन के काम और अच्छे से क्रिया करती हैं। यह है हमारा फोर्थ, मूत्र के मार्ग का उल्लेख इसके गठन के अंग के प्रारंभ के बारे में और मानव वृत्त में निष्पादन एकक का नाम बताइए। निष्पादन के एक का नाम बताना है, ठीक है। तो सबसे हम इसका उदाहरण देखिए, ऐसे चित्र बना सकते हैं कि पहले गुर्दा लिखेंगे, फिर मूत्रवाहिनी लिखेंगे, फिर मूत्राशय लिखेंगे, फिर मूत्रद्वार, और इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम है हमारा नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 38 क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बता है 39, 39वां क्वेश्चन, ठीक है। 39वां क्वेश्चन क्या कहता है? रीना ड्राइवर बोर्ड पर सफ़ेद कागज़ की एक शीट चिपकाती है। वो एक छड़ चुंबक को ये इसके बीच में रखती है और छड़ चुंबक के चारों ओर समान रूप से कुछ लोहे का बुरादा छिड़कती है। बोर्ड को धीरे से थपथपाने पर वह देखती है कि लोहे के बुरादे ने खुद को एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित कर लिया है, ठीक है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है, इस कथन का औचित्य समझाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले का आंसर बता देते हैं। माना जाता है कि क्षेत्र में रेखाएं उत्तरीय ध्रुव में निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबक के अंदर क्षेत्रीय रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार चुंबक की क्षेत्र रेखाएं बंध वक्र हैं। तो ये ना उत्तरी, इनका दिशाएं निर्धारित होती है कि उत्तर है तो दक्षिण हो, दक्षिण है तो उत्तर, ठीक है। तो इनकी पूरा एक पैटर्न बना रहता है, तो इसी तरीके से ये व्यवस्थित हो जाती है। अब हम इसका सेकंड है, 2 मापदंडों का उल्लेख करें जो चुंबक के क्षेत्र को पूरी तरह से वर्गित करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। देखिए, तो इसका सेकंड है आवश्यक पैरामीटर। इसका उदाहरण है आवश्यक पैरामीटर है जो कि चुंबक के क्षेत्र का परिमाण और क्षेत्र रेखाओं की दिशा है, ठीक है। चुंबक के क्षेत्र का परिमाण और क्षेत्र रेखाओं की दिशा है, क्या है? पैरामीटर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? जो 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट पाती हैं? तो ये हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र कभी भी एक दूसरे के नहीं कटती हैं, क्योंकि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि 2 या 2 से या अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं
तो इसका मतलब है कि उस प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हैं और चुंबक के क्षेत्र का एक ही बिंदु पर एक से अधिक दिशाओं में इंगित करना असंभव है। ठीक है, तो मैंने पहले क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अगर इनकी पूरी दिशाएं निर्धारित है कि अगर ये लेफ्ट है तो वो राइट होगा और ये साउथ है तो नॉर्थ होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिशाएं निर्धारित होती है, तो ये आपस में नहीं काट सकती एक दूसरे को। आपने कभी भी दो चुंबक को आमने सामने लाने की कोशिश किया होगा तो वो हमेशा पीछे की ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को। तो अच्छे से अपने आप को दोनों चुंबक को चिपका लेंगे, या तो अगर उल्टा आप उनको मिलाओगे साउथ नॉर्थ करके तो वो आपस में नहीं चिपकती हैं। आप नोटिस करना जब भी आपके पास चुंबक होगा तो। ठीक है, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, जो कि इसका लास्ट है कि दक्षिणी हस्त अनुष्ठिक नियम बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए हर बार पूछा जाता है कि दक्षिणी हस्त अनुष्ठन नियम क्या है। कल्पना करें कि आप अपने दाहिने हाथ में एक धारावाही सीधा कंडक्टर पकड़े हुए हैं। इस प्रकार की अनूठा धारा की दिशा की ओर इंगित करता है। फिर उसकी उंगलियां चुंबक के क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में कंडक्टर के चारों ओर लिपट जाएगी। तो देखिए ये हस्त अनुसार एक इस तरीके से आपके साइंस बुक में बना होगा एक चित्र इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसे करके आप उस चुंबक की दिशाओं के बारे में पता लगा सकते हैं, अगर आप लोगों के टीचर ने अच्छे से आपको बताया हो तो। ठीक है, ये इसीलिए इसका नाम दक्षिणी हस्त अनुष्ठान लिखा गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।